बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर है। इससे पहले मैंने जो आप लोगों को लेक्चर दिया था वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमने पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में देखा था और हमारे फॉरेन रिलेशनशिप अपने नेबर्स के साथ किस तरह से हैं, हमने उन चीज़ों को स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम बाकी पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपके पेपर्स में भी इसमें से एमसीक्यूज आते ही आते हैं। पेपर्स में एमसीक्यूज के अलावा भी हम देखें पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो हमें पाकिस्तान के डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनके बारे में एटलीस्ट जो है पता होना चाहिए। अब पाकिस्तान के फीचर्स के अंदर जो मेन मेन चीजें हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान के अगर हम बात कर लें रिवर्स, पाकिस्तान के माउंटेन्स, पाकिस्तान के डेजर्ट्स, पाकिस्तान में मौजूद पासिस, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ग्लेशियर्स, इन चीजों का जो है वो हमें अंदाजा होना चाहिए कि किस जगह पे है। और जब हम पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वाजिया हो जाता है कि जैसे हमारे जो जो प्रोविंसेस हैं उनमें से डेजर्ट्स किस किस प्रोविंस में मौजूद है, कौन सा रिवर किस प्रोविंस के अंदर फ्लो कर रहा है, कौन से प्रोविंसेस के अंदर माउंटेन्स मौजूद हैं। तो ये जो लेक्चर है इसमें से, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स आपके हर एग्जाम का हिस्सा है, इवन के अगर आप पीएमएस के जनरल नॉलेज की बात कर लें तो उसमें भी आपका जो है पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज मौजूद होते हैं। इवन सीएसएस का पेपर है उसमें भी पाकिस्तान अफेयर्स मौजूद है। तो आप लोगों को एक डिटेल कवरेज होनी चाहिए पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स की जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी डीलिंग विद नेचुरल फीचर्स। एक जगह पे मौजूद जो नेचुरल फीचर्स मौजूद हैं उनको हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की फिजिकल की ज्योग्राफी के वो पॉइंट जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं उनके बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि एग्जामिनर पेपर्स में रिवर्स के बारे में पूछता है। अगर हम पास पेपर्स का भी एनालिसिस करें और पास पेपर्स के हम एमसीक्यूज देखें तो हमें नजर आता है, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कि जो आपका इंडस रिवर है उसका दूसरा नाम क्या है, इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, नाइल ऑफ द पाकिस्तान किस रिवर को कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे छोटा रिवर कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, ठीक है, पाकिस्तान में टोटल रिवर्स कितने फ्लो करते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जांपल जो पास पेपर्स में, जीके के पेपर्स में, जनरल नॉलेज के पेपर्स में आ चुकी हुई है। सिमिलरली आगे हम फिर माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ग्लेशियर, पासिस, टनल और बिराजिस का देखेंगे। इनमें से कुछ चीजें मैं आपको आज जो है समझाऊंगा, जैसे रिवर्स किस तरह से फ्लो कर रही है वो मैं आपको समझाऊंगा, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है वो मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ ऐसा डेटा होगा जो आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें जस्ट जो है की पॉइंट लिखे होंगे जो डिफरेंट पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स। आपके सामने क्वेश्चन में पोज करने लगा हूं, वो स्टूडेंट जो मेरे पिछले बैचेस ले चुके हैं वो इसका आंसर नहीं बताएंगे, जस्ट लाइक आसिया शफीक हैं, सादिया सहू हैं, आप दोनों इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, बाकी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पाकिस्तान में टोटल कितने रिवर्स हैं? एक एमसीक्यू आपको आता है, ऑप्शंस आर 5, 6, 8 और 24। जी एक एक ऑप्शन इसमें से चूज कर लें जो आपको अभी तक पता है कि पाकिस्तान में कितने रिवर फ्लो करते हैं। आपने किसी वेबसाइट पे पढ़ा हो, पाक एमसीक्यूज में पढ़ा हो, कहीं किसी जनरल नॉलेज के ग्रुप में पढ़ा हो, कभी अपनी किसी बुक में पढ़ा हो। जी एक एक इसमें से चूज कर लें। ओके, मरियम कहती हैं ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, इसके अलावा
जी बाकी लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं या बस जस्ट कनेक्ट होके अपने बाकी कामों में बिजी हैं? गर्ल्स ड्रामे देख रही हैं और जो बॉयज हैं वो गर्ल्स को देख रहे हैं। जी हीर भी कहती हैं 24 है। आयशा ने नाम बता दिए, 5 हैं मतलब आपके मुताबिक। राइट आंसर इज 24। पाकिस्तान में 24 रिवर फ्लो करते हैं, 24। अगर हम देख लें कि ये कौन कौन से प्रोविंस में कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं, तो पंजाब में 5 है। आमतौर पे जैसे एक स्टूडेंट ने इसका जवाब 5 रिवर दिया, तो हमारे माइंड में यही होता है कि पाकिस्तान में 5 रिवर, मेन रिवर 5 है जो पंजाब के अंदर एंटर होते हैं। और ये इनमें से 4 रिवर इंडिया की तरफ से, और बल्कि पांचों इंडिया और कश्मीर की तरफ से हम में एंटर होते हैं, और ये मेन रिवर्स हैं। बट दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी रिवर्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक अगर हम सिंध की बात कर लें, तो सिंध में 4 रिवर फ्लो करते हैं। केपीके की बात कर लें तो उसमें 8 रिवर फ्लो करते हैं। अगर कभी आपको केपीके या जाने का मौका मिला हो नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां आप देखेंगे इन रिवर्स के अलावा जिनके हमें नाम पता है, तो वहां पे और रिवर्स भी फ्लो कर रहे होते हैं। रिवर कोहान, रिवर स्वात, ठीक है, काबुल रिवर। इसी तरह बलोचिस्तान और सिंध के अंदर भी हम अगर बात कर लें, तो यहाँ भी डिफरेंट नेम्स हैं रिवर्स के, हंगू रिवर, दश्त रिवर, ठीक है। तो अभी हम जो है वो देखते हैं इन रिवर्स के बारे में मजीद। ये आपके सामने मैं एक मैप शो कर रहा हूँ, जो डिफरेंट रिवर्स के नाम है बाकी प्रोविंसेस के, वो आगे स्लाइड्स में मौजूद होंगे। हमें बस इतना ही मालूम होना चाहिए यहाँ तक कि किस प्रोविंस में कितने रिवर फ्लो कर रहे हैं। जस्ट लाइक हमने पढ़ा केपीके में 8 रिवर, सबसे ज्यादा रिवर केपीके में फ्लो करते हैं। उसके बाद हमने देखा बलोचिस्तान में 7 रिवर्स, पंजाब में 5 और सिंध में 4। साथ साथ ये भी बताते जाएं आप लोग मुझे कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं। काइंडली, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, अगर आ जाता है पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं, 5, 4 और 5, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो गलती होना बनती नहीं है। 4, राइट। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। गुड। और जो गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर एंड आइसिकल टेरिटरी, ये 3, जबकि प्रोविंसेस 4 ही हैं। इवन हमारी कुछ बुक्स में 5 प्रोविंसेस लिखे हुए हैं, वो गलत लिखे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट ए प्रोविंस। 2010 में जरदारी दौर में ये कोशिश की गई थी कि गिलगित बल्तिस्तान को मर्ज करके प्रोविंस बना दिया जाए, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो इस वक्त मौजूदा हालत में पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, और उनमें हमने रिवर्स की तादाद को देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट 5 रिवर, जैसा कि एक स्टूडेंट ने बताया, इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलुज, हम उनको देखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया 1947 में पार्टीशन हुई इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, तो 2 मुल्क मार्जे वजूद में है, एक का नाम बना पाकिस्तान और दूसरे का नाम बना इंडिया। अब पाकिस्तान की तरफ कुछ रिवर्स फ्लो करके आ रहे थे इंडिया से। इंडिया को हम पे स्ट्रेटेजिकली कुछ एडवांटेजेस हासिल हैं। रिवर्स फ्लो करते हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया एंड ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से। ये ऊपर वाला रीजन देखिए, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इस तरफ हमारे इंडिया लग रहा है। आप रिवर्स देखें जितने फ्लो कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, वो इसी तरफ से आ रहे हैं। तो हमें ये स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा डिसएडवांटेज हासिल हुआ जब पाकिस्तान बना। अब इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के तरफ जो रिवर्स आ रहे थे, 6 रिवर्स आते थे, उनका पानी रोक लिया। अब
जिस जमाने में पाकिस्तान बना था तब एग्रीकल्चर मुल्क था पाकिस्तान, और एग्रीकल्चर होना तब एक कहलाया जाता था, समझा जाता था। जैसे इस वक्त जो मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे है वो सबसे ऊपर है, जस्ट लाइक अमेरिका। जो मुल्क इनोवेशंस में आ गया वो इस वक्त सबसे ऊपर है। उस जमाने में इतनी चीजें, इंडस्ट्री इतनी फ्लोरिश नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी इतनी फ्लोरिश नहीं हुई थी, एग्रीकल्चर फ्लोरिश था। तो जो कंट्री एग्रीकल्चर में आगे होता वो दुनिया को लीड कर रहा होता। तो एग्रीकल्चर पाकिस्तान का रोकने के लिए इंडिया ने दरियाओं का पानी रोक दिया। दरियाओं का पानी रोका तो पाकिस्तान जो है केस को लेके यूनाइटेड नेशंस में गया। यूनाइटेड नेशंस ने एक आर्बिट्री सालसी मुकर्रर किया जिसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में, ये सारे एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, एक मुआहिदा कराया जिसको बोलते हैं इंडस बेसन टेरिटरी। ये अब 3 एमसीक्यूज हैं, तीनों पास पेपर में आ चुके हैं मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ। कि सिंतास मुआहिदा इंडस बेसन टेरिटरी किसने करवाई? वर्ल्ड बैंक ने। किस ईयर में कराई? 1960 में। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर का मामला रिजॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रीटी हुई? इंडस बेसन ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है मुआहिदा। इस मुआहिदे के तहत क्या तय पाया? इसके तहत ये तय पाया कि इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जो 6 रिवर आ रहे हैं, एक रिवर देखिए ये आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा इसमें मर्ज हो रहा है, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये जो 6 लाइनें खींची गई हैं आपके सामने। वैसे तो पहले भी ब्लू कलर में आपके सामने खींची गई होंगी थी, लेकिन मैंने उनको दोबारा से रेड कलर में लाइंस को खींच दिया। तो ये रिवर जो है, डिसाइड ये पाया कि जो रिवर्स पाकिस्तान की तरफ है इनमें से 3 वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये 3 कौन से हैं? इंडस, जेहलम और चिनाब। और जो 3 रिवर इंडिया की तरफ हैं वो उनके पानी पे इंडिया का कंट्रोल होगा। वो 3 कौन से थे? रावी, ब्यास एंड सतलुज। क्योंकि ये वाले 3 रिवर जो हैं जिन्हें मैं ब्लू सर्कल करने लगा हूं, इंडिया की तरफ ज्यादा क्लोज थे। तो वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड कर दिया कि 3 रिवर्स पे टोटली पाकिस्तान को कंट्रोल हासिल होगा। उन 3 रिवर्स पे इंडिया कोई बैराज नहीं बना सकता, कोई डैम नहीं बना सकता, उनके रिवर के पानी को पाकिस्तान में फ्रीली मूव करना दिया जाएगा। जबकि जो बाकी 3 आते हैं उनमें इंडिया अपने डैम्स बना सकता है, बैराजेस बना सकता है, उनके पानी को रोक सकता है। तो इस तरह से जी ये डिवीजन हो गई। अब अगर हम देखें रूट को, सबसे पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में पेपर में बार बार एमसीक्यूज आते हैं, तो हम देख लेते हैं ये पहले रिवर को जिसका नाम है इंडस। इंडस के बारे में काफी सारी मशहूर बातें हैं। इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। इंडस रिवर को नाइल ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है, दरियाए नील। नाइल किस हवाले से मशहूर है? दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। यह किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है? अफ्रीका में, जहां पे मिस्र है, इजिप्ट है, ठीक है, उस तरफ करके ये लगता है। तो ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर चूंकि इंडस है, तो इंडस को नाइल ऑफ पाकिस्तान भी बोल दिया जाता है। दुनिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? नाइल तो हो गया लॉन्गेस्ट, लंबाई के रुख बड़ा।
अमेज़न, बिल्कुल सही। अमेज़न रिवर जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है बाय वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि उसके अंदर टोटल पानी कितना आता है। दूसरा बड़ा रिवर, हाँ जी, साउथ अमेरिका में है, ये ब्राजील वाली तरफ, मेन कंट्री ब्राजील वगैरह लगती है इसको। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रिवर नाइल है, पानी की वाइज। और अगर लॉन्गेस्ट लंबाई की बात कर लें तो लंबाई में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर नाइल है। तो पेपर में हमने इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होता है कि जब उसने हमसे एक क्वेश्चन पोज कर दिया, उसने हमारे सामने एक क्वेश्चन पुट किया कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है या लार्जेस्ट पूछ रहा है, इस चीज का हमने मद्देनजर रखना होता है। इसी चीज को ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। आप लोगों की, आप में से हो सकता है कुछ लोग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखने के, वो जब उनको बड़ा एक क्वेश्चन दिया जाए उस पर वो 3-3 सफ़े लिख देते हो, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो, लेकिन उनकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी ना हो, जब उनके सामने एमसीक्यूज आए तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है। आमतौर पे एफआईए, आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएसएफ, एएनएफ, कस्टम्स, इन सब की जॉब्स आती हैं। इनमें पहले स्टेप पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी ही चेक होती है। जब तक आप ये स्टेप क्लियर नहीं करते, आप अगले स्टेप पे नहीं जा पाते। ऑब्जेक्टिविटी अगर किसी की बेहतर नहीं है तो थ्रू प्रैक्टिस आपकी ऑब्जेक्टिविटी बेहतर हो जाती है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। एमसीक्यू एग्जाम को पढ़ने का एक और तरीकाकार होता है, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को पढ़ने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऑल दो नॉलेज तो सेम ही रहना है ओवरऑल। आप चाहे वो किसी भी वक्त जो नॉलेज पढ़ रहे हैं, वो आप डिस्क्रिप्टिव में भी उसको अपना इजहार कर सकते हैं अगर आपको चीजों का पता है। ठीक है, इंटरव्यू में भी वो चीजें आपके काम आती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टडी का स्टाइल हमें चेंज करना पड़ता है। तो जी ये कुछ हो गए इस तरह। अब ये जो रिवर इंडस है, ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है? ये तिब्बत एक इलाका है चाइना का, उसमें एक लेक है, मान सरोवर लेक, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट करता है, तिब्बत के इलाके से, चाइना के इलाके से। कल मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे चाइना वाक़या है, पाकिस्तान के नॉर्थ में। तो उसका एक इलाका है तिब्बत, वहां से ये आता है। उसके बाद ये गुजरता है इंडिया वाले कश्मीर से, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। फिर ये एंटर होता है पाकिस्तान के कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद ये थ्रू आउट पाकिस्तान की लेंथ में, पूरे पाकिस्तान में से मूव होता हुआ अरेबियन सी में गिर जाता है। ये इसका एक रूट मैप है। तो पेपर के हवाले से एमसीक्यूज क्या पूछे जाते हैं? इसका ओरिजिन कौन सा है? तिब्बत। किस लेक से इसका ओरिजिन है? लेक मानसरोवर। कहां पे ये जाके ड्रॉप होता है? अरेबियन सी में। मैं बता रहा था आपको कि रूट बता रहा हूं, इसका रूट क्या है, किस रूट से आता है पाकिस्तान के अंदर? इंडस रिवर। इंडस रिवर चाइना का एक इलाका है तिब्बत, वहां पे एक लेक है, लेक मानसरोवर, वहां से ये निकलता है। उसके बाद ये एंटर होता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो इंडिया के पास कश्मीर का हिस्सा है। उसके बाद ये एंटर होता है पाकिस्तानी कश्मीर में, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है, आजाद जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये एंटर होता है आपके सूबा सरहद में, एनडब्ल्यूएफपी जिसको कहा जाता है, केपीके, नया नाम केपीके, पुराना नाम एनडब्ल्यूएफपी। और फिर केपीके से होता हुआ ये डिफरेंट एरियाज में से पाकिस्तान के घूमता हुआ अरेबियन सी में गिर जाता है। तो ये उसका कुछ जो है वो पार्ट है, जो इसमें से रिवर्स में से इंडस रिवर पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रिवर आ जाता है वो आ जाता है झेलम।
वो आगे मैं आपको ये सारा दे दूंगा। केपी कैसे फिर ये एंटर होता है पंजाब में, पंजाब से सिंध में। अगर हम सिर्फ दरियाए सिंध पे ही रहे ना, तो फिर अभी तो हमने दरियाओं से भी आगे बढ़ना है, हमने अभी डेजर्ट्स भी पढ़ने हैं, हमने अभी माउंटेन्स भी पढ़ने हैं। यहाँ पे फिर काफी टाइम हमारा इसी के ऊपर लग जाएगा। सेकंड नंबर वाला रिवर है हमारा झेलम। झेलम रिवर भी ये देखें कश्मीर की तरफ से आ रहा है। हम लोग कश्मीर को जो अपनी शहरक बोलते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि वहां से पानी, सारे दरिया वहां से आते हैं। हमारी जो शहरक है पाकिस्तान की, एक तो चले ब्रादरन हमारा उनसे तल्लक है कि जो है वो हमारा पार्ट है। दूसरा एक वजह ये भी है कि जो दरिया हैं वो उस तरफ से ही आते हैं पाकिस्तान में। अगर कश्मीर को रोक दिया जाए या अलहदा कर दिया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे जो दरिया है वो है चनाब। ये तीन वो दरिया हैं जिनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन अब इन तीन दरियाओं पे भी इंडिया ने अपने डैम कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने मना किया था कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा। जब इंडिया ने यहाँ पे अपने डैम कंस्ट्रक्ट कर लिए तो पाकिस्तान ये केस लेके चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इदारा है जो दुनिया के केसेस लड़ता है, जिसमें अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ज्यादती करता है तो यहाँ पे आप केस पुट कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरे मुल्क ने अगर ज्यादती की है तो उसके ऊपर वो जुर्माना कर देगा, और जुर्माना दिलवाने का जिम्मेदार भी किस तरह से एसेट्स को फ्रोज करना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अच्छी तरह से जानता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चला गया। पाकिस्तान से डिफेंड करने के लिए मोस्टली पॉलिटिशियंस की फैमिली गई, जैसा कि होता है, जहाज भर भर के जाते हैं। इंडिया की तरफ से टेक्निकल लोगों की टीम गई, इंजीनियर्स। मुकदमा चला और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुकदमा हार गया। इंडिया ने ये साबित कर दिया फिगर्स के मुताबिक, अपने सारी जो एक रोड मैप और सबके मुताबिक, कि जितना पानी हम पाकिस्तान को ऑलरेडी देते हैं वो भी सारा जाया होके अरेबियन सी में गिर जाता है। पाकिस्तान के पास डैम्स नहीं है पाकिस्तान कंट्रोल करने के लिए। उसने अपने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये साबित किया कि पाकिस्तान को जो हम अभी पानी दे रहे हैं एक साल में एनुअल फ्लो, वो भी पाकिस्तान की कैपेसिटी से ज्यादा है। अगर हम उसको अपने पास डैम्स में कंस्ट्रक्ट करके रोक रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, तो उसको पाकिस्तान को उसका कोई नुकसान नहीं है। और ये मुकदमा इंडिया जीत गया, और वो जो अपने डैम बना रहे हैं वो बनाई जा रहे हैं। तो ये कुछ जो है, ये फोर्थ नंबर वाला आ गया आपका रावी रिवर। रावी रिवर जो है वो इंडिया से आता है पाकिस्तान की तरफ। ऊपर वाले जो तीन है वो कश्मीर की तरफ से आते हैं, लेकिन रावी रिवर आप देखें इंडिया से डायरेक्ट आ रहा है। और इसी तरह ब्यास रिवर और सतलुज रिवर, ये दो रिवर हैं, लेकिन हमने ब्यास का रिवर रिवर का नाम बहुत कम सुना हुआ है। उसकी वजह क्या है? ब्यास बेसिकली पहले ही मर्ज कर जाता है रिवर सतलुज में, इंडिया के अंदर ही मर्ज कर जाता है। ब्यास, तो पंजाब में बेसिकली 5 रिवर एंटर होते हैं, इसीलिए पंजाब को पंज आब कहा जाता है। पंज मैंने पांच, आब मैंने पानी, 5 दरियाओं की जमीन पंजाब, क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान में 5 दरिया एंटर होते हैं। छठा ब्यास का नाम दिया जाता है, और 3 दरिया जो इंडिया को मिले थे उनमें ब्यास का नाम भी शामिल था। 3 पाकिस्तान को दे दिए और 3 इंडिया को दे दिए गए थे 1960 में। अब और इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, ये जो दरिया हैं ये आके 4 दरिया एक पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट पे आप ये देखें, ये दूसरे नंबर वाला आया, तीसरे नंबर वाला आया, चौथे नंबर वाला आया, 5वें नंबर वाला आया। इस पॉइंट पे ये सारे दरिया मिल गए हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हेड
पंजनद। हेड पंजनद कहां पे वाक़या है? पाकिस्तान का एक शहर है अलीपुर, उसके बिल्कुल करीब वाक़या है। अब अगर मोटरवे बनी है तो लाहौर और मुल्तान की तरफ से अगर आप टुवर्ड्स कराची जाएं तो एक वहां पे जो है इंटरचेंज अलीपुर के मुकाम पे उतरता है, तो वहां से जस्ट 5-6 किलोमीटर आगे हेड पंजनद वाक़या है। नाम से तो ये लगता है पंजनद 5 दरियाओं के मिलने की जगह, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4 दरिया मिलते हैं। इंडस रिवर इनको यहाँ पे नहीं मिलता, इंडस रिवर इससे थोड़ा सा आगे आके इनके साथ मिलता है। और जिस जगह पे इंडस रिवर इनको आके मिलता है उस जगह को बोलते हैं कोट मिठन। ये पीएमएस के एग्जाम में पेपर में आया हुआ है 2019 के पेपर में। पाकिस्तान के पांचों दरिया पंजाब के किस मुकाम पे आके मिलते हैं? तो उसका आंसर था कोट मिठन। कोट मिठन की एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार है। ये भी उसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, पीएमएस के जीके के पेपर में। अक्सर लोगों ने इसका आंसर पाक पतन लगाया था। पाक पतन में ख्वाजा गुलाम फरीद, सॉरी, गुलाम फरीद गंज शक्कर गालबन, इस तरह से थोड़ा सा नाम में चेंज है, नाम देख लीजिएगा। जो कोट मिठन में जिनका दरबार है उनका नाम ख्वाजा गुलाम फरीद है, और जिनका दरबार है पाकपतन में उनका नाम देखिएगा नेट से, उनका नाम क्या है? जहां पे वो बहिश्ती दरवाजा भी है कि वो कहते हैं जो इस दरवाजे से गुजर गया वो जन्नत में जाएगा। बाबा गुलाम फरीद। आई थिंक थोड़ा सा ना डिफरेंस है, हल्का सा नाम में एक स्पेलिंग का ही डिफरेंस है बस। हाँ जी, बाबा फरीदगंज शक्कर है वो, बाबा फरीदगंज शक्कर है पाकपतन वाले। और जो कोट मिठन में है उनका नाम ख्वाजा गुलाम फरीद है। तो जी नेक्स्ट स्लाइड देखिए। रिवर्स के बारे में अब मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं इनमें से 80% बातें अगली स्लाइड्स में लिखी हुई ऑलरेडी होंगी। जब मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में तो उसमें ये आधे 80% बातें मेंशन होंगी। इनकी लेंथें देख लें जी रिवर्स की। इनमें से जो पूछी जाती है इंडस रिवर की और रावी की पूछी जाती है। इंडस रिवर की लेंथ जो पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है 3180 किलोमीटर है, जबकि जो रावी है जो पाकिस्तान का छोटा दरिया है उसकी लेंथ 720 किलोमीटर है। इसके बाद रिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आगे, ये बहुत सारे हैं, मैं सारे आपको यहाँ पे नहीं पढ़ के सुना सकता। और ये वो पॉइंट है जो समझाने वाले नहीं, जो जस्ट याद करने वाले हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट रिवर पाकिस्तान का रावी है, लॉन्गेस्ट रिवर इंडस है, इंडस रिवर की लेंथ 3180 किलोमीटर है, रावी की लेंथ 720 किलोमीटर है। जेलम और चनाब आपस में हेड त्रिमू पे मिलते हैं, ये भी एक पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये दो दरिया आपस में मर्ज कर जाते हैं जेलम और चनाब हेड त्रिमू पे। हेड त्रिमू कहां पे वाक़ है? झंग में। झंग से थोड़ा आगे जाएं तो वहां पे हेड त्रिमू आता है। सारे रिवर कहां पे मिलते हैं? कोट मिठन पे। अब ये देखें वही पॉइंट है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका, तो इन पॉइंट्स को आपने स्लाइडों में से याद कर लेना। ये देखें जी, ये 24 पॉइंट है और ये किसी ना किसी तरह पास पेपर्स में आए हुए हैं। आगे आ जाए माउंटेन्स के बारे में। पाकिस्तान के माउंटेन्स,
पाकिस्तान में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। रेंज से मुराद होता है पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ जहां बहुत सारे हों उसको बोलते हैं माउंटेन की रेंज। तो 3 रेंजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें एक आ जाती है कराकरम, दूसरी आ जाती है हिमालय और तीसरी आ जाती है इनमें से जो पेपर में तो ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है माउंटेन ऊंचा पहाड़ जो है वो केटू है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो केटू है वो कौन सी रेंज में आता है। तो ये कराकरम का पहाड़ है, इसको याद ऐसे भी आप कर सकते हैं K2, के से कराकरम। और इसका मतलब भी वैसे यही है, के से कराकरम। कराकरम के डिफरेंट पहाड़ है, पहला पहाड़ है K1, दूसरे का नाम है K2, तीसरे का नाम है K3। तो इनमें जो सबसे ऊंचा है वो ये वाला दरमियान वाला है, 2 वाला। तो इसीलिए इसको K2 बोला जाता है, कराकरम 2। फिर दूसरी रेंज जो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की उसका नाम है हिमालय रेंज, हिमालय के पहाड़। हिमालय का पाकिस्तान में सबसे ऊंचा पहाड़ नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी बोला जाता है। ये बेसिकली लफ्ज हम नांगा पढ़ते हैं, ये नंगा पर्वत है, नेक्ड माउंटेन। नांगा पर्वत का मायनी है नेक्ड माउंटेन। नेक्ड माउंटेन इसको इसलिए कहते हैं कि आमतौर पे पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी होती है, बर्फ जमी होती है, लेकिन इसके ऊपर स्लोप है, जिसकी वजह से ये आमतौर पे जो बर्फ इसके ऊपर आती है वो स्लिप कर जाती है। इसीलिए ये एक खतरनाक माउंटेन भी है, इसको किलर माउंटेन भी बोला जाता है। जो लोग कोशिश करते हैं इसके ऊपर क्लाइंबिंग करने की, आमतौर पे रिजल्ट आता है उनका डेथ की सूरत में, क्योंकि इसके ऊपर चढ़ना बाकी माउंटेन्स की निस्बत मुश्किल है। इवन के माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, K2 दूसरे नंबर का बड़ा पहाड़ है, उनके ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है क्लाइंबिंग करना। नांगा पर्वत पे क्लाइंबिंग करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसके जो है किलर माउंटेन भी बोला जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है बताइएगा? दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट की लेंथ कितनी है, कोई बता सकता है? ये किस मुल्क में वाक़ है? नेपाल। आप 8,848 कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो 8,842 था। दोबारा इसको रिकन्फर्म कर कीजिएगा। ठीक है जी। और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे बड़ा ऊंचा पहाड़ मौजूद है जिसका नाम K2 है। K2 की लेंथ कितनी है? 8,611 मीटर। इसके बाद हम तीसरी इंपॉर्टेंट रेंज पाकिस्तान की देखते हैं। तीसरी रेंज है कोहे हिंदूकश रेंज। कोहे हिंदूकश रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ तिरचमीर है।
अब ये चीजें मैंने तो आपको एक जुबानी कलामी बता दी, अब हम इसको पिक्चर में देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ये रेंजेस मौजूद कहाँ पे हैं। ये देखिए जी, ये पाकिस्तान का आपके सामने मैप है। ज्यादातर पहाड़ और इंपॉर्टेंट रेंजेस पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। हम कैसे नक्शा बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो ऊपर की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ कहलाती है। हम अक्सर यही कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज घूम के आते हैं। तो हम देखते हैं हिमालय रेंज, कोई हिंदुकुश रेंज, वो तीनों ये ऊपर वाले एरियाज में वाक़या है। और ये एरियाज कौन से हैं? गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर। तो ज्यादा जो हमारे ऊंचे पहाड़ और ज्यादा हमारे जो माउंटेन्स मौजूद हैं, खासकर जो इम्पोर्टेंट रेंज है हमारी हिमालय, काराकोरम, वो कहाँ पे वाक़या है? गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और आजाद जम्मू कश्मीर वाले एरियाज में। इसमें आप देखिएगा, जो पाकिस्तान की सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में जो रेंज है उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ ये रेड कलर में ऊपर बनाया भी हुआ है, K2 है। 8,611 मीटर है। अब ये सारे एमसीक्यूज के हवाले से, अगर इस रेंज से हम नीचे देखें तो इस रेंज से नीचे एक और पहाड़ों की रेंज है, ये ब्लैक कलर में, इसका नाम है हिमालय के पहाड़। हिमालय के पहाड़ों में पाकिस्तान में सबसे ऊंचा पहाड़ है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी बोला जाता है। और नांगा पर्वत का मतलब होता है नेक्ड माउंटेन। नांगा मींस नंगा, नेक्ड माउंटेन। मेरी वॉइस आप लोगों को ठीक आ रही है या डिस्टॉर्टेड है? ज्यादा डिस्टॉर्शन है, ये सिग्नल का आमतौर पे मसला बन जाता होता है इस वक्त ना, अक्सर सिग्नल का मसला बन जाता है। जी अब बताइएगा, बेहतर है मेरी वॉइस या डिस्टॉर्टेड ही है? अब ठीक है। हम्म। तो ये हो गई हमारी दूसरी रेंज। इसके बाद अगर हम देखें, ये वाले पॉइंट जो मैंने अभी बताए हैं, वैसे ये अभी पिछली स्लाइड में भी रिपीट हो गए थे, यहाँ पे मैं पिक्चर्स के साथ आपको वही बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरी रेंज है तिरचमीर रेंज। इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पहाड़ी सिलसिला अलग करता है? तो उस पहाड़ी सिलसिले का नाम है कोहे हिंदोकश। आपको पता है यहाँ पे अफगानिस्तान वाकया, ये वाला ये देखें, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पहाड़ आते हैं, माउंटेन आते हैं, उनको कोहे हिंदोकश बोला जाता है। नहीं, इसका इनको बोला हिंदोकश क्यों जाता है, इसका मुझे रीजन नहीं पता। आप इसको नेट के ऊपर देख लें,
बल्कि बाकियों को भी अपडेट कर दें कि वाई कोहे हिंदूकश इज नाउन एज कोहे हिंदूकश। वैसे जो बज़ाहिर लग रहा है, अगर हम इसकी एटिमोलॉजी देखें इस वर्ड की, हिंदूकश, हिंदुओं की मेहनत करने की जगह, इंडियन लोगों के मेहनत करने की जगह, बज़ाहिर इस तरह का कोई तासुर आ रहा है, लेकिन अभी तक मेरी ये स्टडी में नहीं है कि हिंदूकश को हिंदूकश क्यों बोलते हैं। अभी देख लें नेट से आप और अपडेट कर दें। अब इसके बाद आप देखें, नीचे कुछ और रेंजेस भी मौजूद हैं। पंजाब में एक रेंज मौजूद है जिसको साल्ट रेंज बोला जाता है। हम में से मोस्टली लोग पंजाब के हैं। क्या आपने पंजाब में कभी पहाड़ देखे हैं? आप जिन जिन एरियाज में रहते होंगे, जी, आपने देखे होंगे, अगर आप जा रहे हो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, तो मोटरवे पे साल्ट रेंज आती है। या आप में से जो लोग चकवाल, जेहलम, सरगोदा इस तरफ रहते हैं, तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं पहाड़ देखे होंगे। जो लोग इन एरियाज में रहते हैं और कभी कहीं गए नहीं, लाहौर, चीचावतनी, साहिवाल, उकाड़ा, तोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, आपने अपने एरिया में कभी पहाड़ नहीं देखे होंगे। पहाड़ आपने देखे होंगे पंजाब में सिर्फ साल्ट रेंज में। ठीक हो गया। हिंदू कुश, हिंदू कश नहीं, हिंदू कुश लफ्ज है और इसका मतलब है हिंदू किलर। चलें ठीक है जी। तो इसका मतलब, या अगर कोई लोग डेरा गाजी खान वाली तरफ रहते हैं, तो वहां पे आप लोग गए होंगे फोर्ट मनरू। वैसे मैंने तो ये फोर्ट मनरू के पहाड़ भी देखे हैं, मैंने ये साल्ट रेंज के पहाड़ भी देखे हैं और ये ऊपर वाले भी देखे हैं सारे। ये अगर आपको घूमने फिरने का शौक हो तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे अब आप लोगों की भी उम्र जो है वो घूमने फिरने वाली रही नहीं। ये उम्र होती है आमतौर पे टीन एज, टीन एज या कुछ यूनिवर्सिटी वाला इरा, उसमें ही आप घूम फिर सकते हैं। उसके बाद आप पे जॉब का बर्डन, स्टडीज का बर्डन और बहुत सारी जो है आपके ऊपर लायबिलिटीज आ जाती हैं। फिर जरा आपका घूमना फिरना ओकेजनल हो जाता है। इस तरह एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो सिंध और बलूचिस्तान को अलहदा करती है। किरथर रेंज आप देख रहे हैं, एक तरफ सिंध लिखा है और एक तरफ लिखा है बलूचिस्तान, और उनके दरमियान कुछ पहाड़ वाक़ हैं। पहाड़ी सिलसिला वाक़या है उसको बोला जाता है। में कई सारे पहाड़ वाक़ हैं। बलूचिस्तान का एरिया जिसको हम सतह मुर्तफा बलूचिस्तान बोलते हैं, बलूचिस्तान प्लेट्यू, उसकी कुछ ज्योग्राफी ऐसी है कि वहां पे जो है प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, सहरा हैं, इस तरह की कुछ ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की। तो वहां पे आपने चागी के पहाड़ों का नाम भी कभी सुना होगा। आपने मकरान के पहाड़ों का नाम भी सुना होगा। तो इन दो इंपॉर्टेंट को हम देख लेते हैं। चागी के पहाड़ इस हवाले से मशहूर हैं कि वहां पे एटमी धमाके हुए थे। तो ये देखें, ये चागी के पहाड़ हैं, बलोचिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से बलोचिस्तान, और अगर उसका बॉर्डर हम देखें तो अफगानिस्तान वाला तरफ वो लगते हैं चागी के पहाड़, जहां पे पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे 1998 में, 28 मई 1998 को। कितने धमाके किए थे टोटल? जी, योम तकबीर।
5, इंडिया ने 3 किए थे, उसके रद्द अमल में फिर पाकिस्तान ने 5 किए थे। पाकिस्तान को ऑल दो टाइम लग गया बनाते बनाते। और फिर इसी तरह जो है मकरान रेंज, ये वाली रेंज जो है वो मकरान कहलाती है। तो अगर आप देखेंगे पहाड़ों के बारे में, तो मैंने माउंटेन और रेंजेस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो डिफरेंट पेपर्स में रिपीट होते हैं। इनमें से बहुत सारी वो बातें जो अभी हमारे दरमियान डिस्कस हो गई, और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो मे बी पॉसिबल ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, हमारे पास 1 घंटा होता है, उसमें हमने मैनेज करना होता है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा चीजें चली जाए ना तो बोरिंग हो जाता है काम, सुन्न हो जाते हैं दिमाग, सुन। अभी भी आप में से कई लोगों के हो चुके होंगे। ऑनलाइन के अंदर क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, तो हमारे लिए कुछ चीजें जो हैं वो डिस्टॉर्शन का बायस बन सकते हैं। मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने लेक्चर में ऑनलाइन होंगे लेकिन कर कुछ और काम रहे होंगे। कुछ को नींद आ रही होगी, हो सकता है उनको मेरी वॉइस चल रही हो, ख्वाब में उनको लग रहा हो मैं बोल रहा हूँ, वो सो चुके हों। या कोई, किसी का दिल करेगा चाय पीने का, किसी के जिम्मे कोई काम लग जाएगा, तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन जरूर होती है। उस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता, ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन फायदे क्या हैं ऑनलाइन के? शुरू में ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए लोगों के लिए मसला भी बहुत था, लोग ऑनलाइन सिस्टम की तरफ नहीं आते थे। जब स्टार्ट में कोविड आया तो ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट बढ़ा था, लोग ऑनलाइन की तरफ शुरू में रागिब नहीं हुए। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान में एक तो कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। पाकिस्तान में जस्ट 46% लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं। 64% वो लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विलेजेस जो हैं, बहुत ज्यादा माउंटेनस एरियाज हैं, बलूचिस्तान के दूर दराज के एरियाज हैं, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। आल दो उनको वैसी सहूलियत मैसर नहीं जो इस्लामाबाद या लाहौर में बैठे एक शख्स को है, लेकिन दैट विल रिमेन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम थे। खैर और भी मसले थे, लोगों के पास, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास नहीं है, मोबाइल है तो किसी घर में लाजमी नहीं, अगर अच्छा घर है तो उधर हर बंदे के पास एक एक मोबाइल होता है, लेकिन बाज जगह ऐसे होता है कि घर में टोटल ही एक मोबाइल होता है। खैर ये सारी चीजें थी। और उसके बाद कोविड का अरसा गुजर गया। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का रुझान पहले एक दफा कम की तरफ आया, पहले बढ़ा, फिर दोबारा से इंस्टीट्यूट खुल गए, दोबारा से ये रुझान नीचे की तरफ आया। लेकिन जब इंस्टीट्यूट खुले तो हम पाकिस्तानियों के साथ क्या मसला हुआ, हमें पता चला कि किसी एकेडमी में या स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको न्यू कपड़े पहनने पड़ते हैं। न्यू से मैंने मीन्स प्रेस हुए हुए, आपको शू पॉलिश करने पड़ते हैं, आपको अपना बिस्तर छोड़ना पड़ता है। आपको जब एक जगह से अपने घर से उस इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, वो भी लगना है। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे ने ये फील किया कि ऑनलाइन वाला किस काम ज्यादा बेहतर नहीं, सिर्फ जो है वो एक क्लिक करना है, स्क्रीन आपके सामने आ जानी है, उसके ऊपर आपने लेक्चर लेना है, ना आपको अपने कपड़े चेंज करने की जरूरत है, ना आपको शू पॉलिश करने की जरूरत है, और ना बाकी चीजें। ये कुछ बेनिफिट्स थे ऑनलाइन एजुकेशन के। ये भी बेनिफिट था कि सम टाइम एक बंदा बलूचिस्तान के एरिया में बैठा है, उसको अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए लाहौर आना पड़ता है, इस्लामाबाद आना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन का ये फायदा है कि वो अब वहां बैठा ही, मेरे बड़े सारे बैचेस में स्टूडेंट होते हैं, इवन गिलगित बल्तिस्तान के भी होते हैं ऑनलाइन में। अब वो देखें, गिलगित बल्तिस्तान बंदा बैठा है और वो एजुकेशन हासिल कर सकता है पंजाब, सिंध या जो है डेवलप्ड एरियाज के मुकाबले की, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से, ये लाजमी नहीं कि मेरे से, किसी भी इंस्टीट्यूट से हासिल कर सकता है। बट आखिर में थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम है वो जरूर रहता है। तो बात चली थी इसी बात से कि 1 घंटा मोर देन इनफ होता है कि आप मुझे बर्दाश्त करने, मेरी वॉइस को सुन लें।
बट इसमें वही यही मैं आपको बता रहा हूँ आसिफ, ये चीजों में ये भी तो है कि वो जो तैयार होना, ट्रैवल करके जाना, कपड़े चेंज करना, वो भी तो एक 2-3 घंटे का काम है। आपके लिए 2-3 घंटे का है, जो बंदा बलूचिस्तान या दूर के एरिया में बैठा है, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह बैठा है, उसके लिए तो घंटों का काम है। उसको तो किसी दूसरे शहर में जाके हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम का खाना भी एक्सपेंसिव भी ज्यादा पड़ जाएगा। तो दोनों तरह के ड्रॉबैक्स हैं इसमें, इसके ऊपर पूरी एक डिबेट हो सकती है। इवन इंग्लिश का एक पूरा एस्से लिखा जा सकता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो जी माउंटेन्स की बात हो रही थी, ये देखें कुछ डेटा इधर लिखा हुआ है, इसको आप यहां से देख लेंगे। जैसे नांगा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं, केटू की हाइट कितनी है, कोई सफेद के भी पहाड़ हैं, उसका सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स में दिए हुए हैं। ये तादाद में 22 है। रिवर्स के ऊपर 24 एमसीक्यूज के पॉइंट थे, और आपके माउंटेन्स पे 22 पॉइंट्स हैं, जिनको जब मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा तो आप पढ़ देंगे। मेरा ख्याल है कि बस किया जाए लेक्चर को, बाकी का हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं।